नमस्कार। आज तारीख है 23 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की इस चर्चा का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। बिल्कुल। श्रोताओं को बता दें कि आज का ये गहरा विश्लेषण बिल्कुल एक यूपीएससी लेक्चर की तरह डिटेल और डेप्थ में होने वाला है। हमारा मकसद सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना है। सही कहा। और इसके लिए आज हम 4 बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले को समझेंगे जिसने डोनाल्ड ट्रंप के जो उनका फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा टूल था, टैरिफ्स लगाना। एग्जैक्टली। उन टैरिफ्स पर जो 6-3 से एक बड़ा कानूनी झटका दिया है कोर्ट ने, उसे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हमारा ध्यान जियो पॉलिटिक्स और टेक के एक नए संगम पर होगा, जिसे पैक्स सिलिका अलायंस कहा जा रहा है। हाँ, यूएस लेड पैक्स सिलिका अलायंस में इंडिया आखिर क्यों जुड़ रहा है, ये समझेंगे। और इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बाद हम वापस इंडियन पॉलिटी पर आएंगे। हाँ। हमारा तीसरा विषय विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट पर होगा। मतलब वो जो 2034 तक की देरी का पूरा संवैधानिक सच है, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। और अंत में चर्चा होगी इंडियन इकोनॉमी की, जहां इंडिया अब सिर्फ एक बैक ऑफिस नहीं रहा, बल्कि दुनिया के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज का हब बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले यूएस पॉलिटी वाले मुद्दे से शुरू करते हैं। मैं सच कहूं तो मैं थोड़ा आश्चर्य में था। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार ही उनके टैरिफ्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही झटका दे दिया। वही तो। देखिए, ये फैसला 6-3 के मार्जिन से आया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और 2 कंजर्वेटिव जजेस ने लिबरल जजेस का साथ दिया है इस मुद्दे पर, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। पर ये कानूनी मुद्दा दरअसल आईईपीए का था ना? हाँ, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस कानून के तहत प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड अमाउंट, ड्यूरेशन और स्कोप के टैरिफ्स लगाने की कोई क्लियर कांग्रेशनल ऑथराइजेशन नहीं है। मतलब संसद की मंजूरी के बिना वो अपनी मर्जी से टैरिफ्स नहीं थोप सकते। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि आईईपीए में जो रेगुलेट शब्द है, उसका इस्तेमाल आप टैक्सेशन या ड्यूटी लगाने के लिए नहीं कर सकते। इसे लीगली स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। तो ये तो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। उनका रिएक्शन भी तुरंत ही आया सोशल मीडिया पर। हाँ, उन्होंने गुस्से में 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने की बात कह दी, जबकि पहले तो वो सिर्फ 10% का सुझाव दे रहे थे। बिल्कुल। पर अब क्योंकि आईएमपीए उनके हाथ से निकल गया है, तो उन्हें नया रास्ता निकालना पड़ेगा। अब ये नया टैरिफ ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 122 के तहत ही लगाया जा सकता है। और उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। सही पकड़ा। वो लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ 150 दिनों के लिए लगाया जा सकता है, परमानेंट नहीं है ये। पर एक कंफ्यूजन और है, जो स्टील और एल्यूमिनियम पर पहले से टैरिफ्स लगे हैं, उनका क्या? वो ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 के सेक्शन 232 के तहत आते हैं। उन पर इस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का कोई असर नहीं होगा, पर नए मनमाने टैरिफ्स पर जरूर रोक लगेगी। मैं यही सोच रहा था कि इंडिया पर इसका क्या असर होगा। पहले वॉशिंगटन ने रशिया से तेल खरीदने पर हम पर 50% का भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। हाँ, और अब जब अमेरिका की ये दंडात्मक शक्ति थोड़ी कमजोर हुई है, तो जो भारतीय नेगोशिएटर्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बात कर रहे हैं, वो एक अंधार में है, एक लिम्बो में है। बिल्कुल। पर ओवरऑल देखा जाए तो ये डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस की जीत है, जो एग्जीक्यूटिव ओवररीच को रोकती है। सही बात है। अब अमेरिका के डोमेस्टिक मामलों से निकलकर थोड़ा ग्लोबल लेवल पर चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक पैक्स सिलिका। ये आखिर है क्या, और इंडिया इसमें क्यों जुड़ रहा है? तो मैं इसे थोड़ा इजीली समझाती हूँ। ये एक यूएस लेड कोalition है जो प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस करता है। पर एक पैराडॉक्स है ना यहाँ। इंडिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स को निकालने या प्रोसेस करने की कोई बड़ी कैपेसिटी तो है नहीं अभी। कैपेसिटी नहीं है, पर एम्बिशंस बहुत बड़े हैं। इंडिया अपने डोमेस्टिक गोल्स को बूस्ट करना चाहता है, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर, इंडिया एआई और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ यूएस और उसके एलाइज दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को शिफ्ट करना चाहते हैं, जो अभी पूरी तरह से चाइना पर निर्भर है। तो इंडिया वहां कैसे फिट होता है जब हमारे पास मिनरल्स ही नहीं है? इंडिया अपनी मैसिव डिमांड, इंजीनियरिंग टैलेंट और तेजी से बढ़ती असेंबली कैपेसिटी के दम पर एक शिफ्टिंग फोर्स बन सकता है। हम उस सप्लाई चेन का एंड पॉइंट या असेंबली हब बन सकते हैं।
अच्छा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो किसी ने ठीक ही कहा है कि देयर इज नो फ्री लंच। अगर हम यूएस के इतने करीब जा रहे हैं तो इसके कुछ खतरे भी तो होंगे। खतरे बहुत बड़े हैं। सबसे पहला तो चाइना से आर्थिक बदलाव यानी इकोनॉमिक रिटेलिएशन का खतरा है। ट्रेड फ्रिक्शन बढ़ सकता है। हाँ, और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसे एपीआईज कहते हैं, जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल है। बिल्कुल, उसकी सप्लाई पर चाइना दबाव डाल सकता है। इसके अलावा खुद यूएस का जो ट्रस्टेड इकोसिस्टम्स पर फोकस है, वो आगे चलकर स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नए गार्ड रेल्स ला सकता है। तो इसका नुकसान हमारी छोटी कंपनीज को होगा। हाँ, जो छोटी भारतीय कंपनीज है उन पर सिक्योरिटी ऑडिट्स और कंप्लायंस का भारी आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की जो इशू बेस्ड अलाइनमेंट्स की पॉलिसी रही है उससे भी टकरा रहा है। हम तो हमेशा किसी एक गुट में पूरी तरह शामिल होने से बचते रहे। सही कहा, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जिसके लॉन्ग टर्म नतीजे आना अभी बाकी हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर टेक अलायंसेज और सप्लाई चेन्स कितनी तेजी से शेप ले रही हैं, और दूसरी तरफ जब हम इंडियन पॉलिटी देखते हैं तो वहाँ चीजें दशकों का समय लेती हैं। आपका इशारा वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट की तरफ है? बिल्कुल, मेरा तीसरा सवाल यही है। सितंबर 2023 में ये एक्ट पास हुआ था। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करने की बात थी, पर आखिर ये लागू होने में 2034 तक क्यों चला गया? एक यूपीएससी लेक्चरर के नजरिए से देखें तो इसका पूरा संवैधानिक सच फॉर्मर सीईसी एसवाई कुरैशी जी के एक रीसेंट आर्टिकल में बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक्ट में इस रिजर्वेशन को सीधे तौर पर 2026 के बाद होने वाले पहले सेंसस और डिलिमिटेशन से जोड़ दिया गया है। और अगला सेंसस 2027 में होना तय है। हाँ, और सेंसस का डेटा वेरीफाई और पब्लिश होने में कम से कम 12 से 18 महीने लगेंगे। उसके बाद ही आर्टिकल 82 के तहत डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, जिसे देश की सभी 543 पार्लियामेंट्री और करीब 4000 स्टेट असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना होगा, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 2002 के कमीशन को बाउंड्री रीड्रॉ करने में 6 साल लग गए थे। और इस बार तो काम और भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि स्टेट्स के बीच सीट्स का नंबर भी बदलना है। तो 2032 या 2033 से पहले तो ये डिलिमिटेशन पूरा ही नहीं होगा। एग्जैक्टली, और इसीलिए महिलाओं को आरक्षण के लिए 2034 तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस देरी के पीछे सिर्फ लीगल डिले नहीं है, एक बड़ी पॉलिटिकल अरिथमेटिक भी काम कर रही है। वो कैसे? अगर अभी एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पर इसे लागू किया जाता तो तुरंत 181 मेल इनकम्बेंट्स यानी पुरुष सांसदों की सीट चली जाती। कोई भी पार्टी इतना बड़ा इंटरनल पुशबैक नहीं चाहती थी। अच्छा, तो मतलब डिलिमिटेशन के बाद जब सीट्स बढ़कर 800 या 888 हो जाएंगी तो तब उन नई बढ़ी हुई सीट्स पर रिजर्वेशन लागू करना आसान होगा। इस तरह से पॉलिटिकल पेन को एक तरह से अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन इस एक्ट में कुछ डिजाइन फ्लॉज भी तो हैं, जिससे फेडरल टेंशन बढ़ रहा है। बहुत बड़े फ्लॉज हैं। सबसे पहला, नॉर्थ साउथ सीट डिस्ट्रीब्यूशन का विवाद। जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छे से किया, जैसे साउदर्न स्टेट्स, उन्हें तो नुकसान हो जाएगा ना जब पॉपुलेशन के आधार पर नई सीट्स बनेंगी। सही बात है। और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इस एक्ट से पूरी तरह एक्सक्लूड किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओबीसी महिलाओं के लिए कोई सब रिजर्वेशन नहीं है, जबकि वो फीमेल पॉपुलेशन का 40% है। और सीट्स रोटेशन के रूल्स भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो क्या इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं है? हम इतने साल वेट ही करते रहेंगे? सॉल्यूशंस हैं। पार्लियामेंट आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, जिससे विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। हाँ, या फिर लोकसभा को तुरंत 180 सीट से एक्सपैंड कर दिया जाए महिलाओं के लिए, या बिना डिलिमिटेशन के ही 2 इलेक्शन साइकिल्स के लिए इसे लागू कर दिया जाए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन डिलेड इज रिप्रेजेंटेशन डिनाइड। वाह, क्या बात कही। अब पॉलिटी और डिलेज से निकलकर वापस एक ऐसी जगह आते हैं जहां स्पीड और पैराडाइम शिफ्ट दोनों हैं, यानी इंडियन इकोनॉमी और हमारा चौथा टॉपिक। जी हाँ, इंडिया अब दुनिया का सिर्फ बैक ऑफिस नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं, इंडिया अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी 4.0 के फेज में आ चुका है।
ये पहले सिर्फ कॉस्ट कटिंग सेंटर्स होते थे, पर अब ये ग्लोबल ग्रोथ इंजन्स बन गए हैं। डेटा भी ये बताता है, आज इंडिया के पास 1800 जीसीसीज हैं, जहां लगभग 2 मिलियन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। एमएनसीज के लिए ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गया है। और ये लोग सिर्फ सपोर्ट का काम नहीं कर रहे हैं। लगभग 58% जीसीसीज अब एजेंटिक एआई में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। एजेंटिक एआई यानी वो ऑटोनोमस एआई सिस्टम्स जो खुद डिसीजन लेते हैं। सही कहा। क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे हाई एंड R&D पर भी यहाँ से काम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये विकास सिर्फ बेंगलुरु या हैदराबाद तक सीमित नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा कि अब ये टियर 2 और टियर 3 शहरों जैसे कोयम्बटूर, इंदौर और कोची में भी तेजी से फैल रहा है। पर जहाँ इतनी फास्ट ग्रोथ होती है, वहाँ पॉलिसी चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अभी टैलेंट गैप का है। लेकिन इंडिया में तो आईटी प्रोफेशनल्स की कमी नहीं है ना? जनरल स्किल्स की कमी नहीं है, पर एआई सिक्योरिटी, क्लाउड आर्किटेक्चर और क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी जैसे नीश स्किल्स की बहुत कमी है। और इस वजह से उन स्पेसिफिक रोल्स में वेज इन्फ्लेशन बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एक दूसरा बड़ा हेडेक है। साइफर माँ की 2023 रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया बेस्ड सेंटर्स दुनिया के 13.7% साइबर अटैक्स फेस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और ऊपर से डीपीडीपी एक्ट यानी डेटा प्रोटेक्शन लॉ का प्रेशर अलग से है कंप्लायंस के लिए। और जियोपॉलिटिक्स का तो असर इस पर भी है। एक तरफ OECD का ग्लोबल मिनिमम टैक्स यानी पिलर 2 लागू हो रहा है, जिसमें 15% ग्लोबल फ्लोर सेट किया गया है टैक्स का। और दूसरी तरफ इंडिया का सॉफ्टवेयर R&D के लिए 24% मार्कअप का रूल है सेफ हार्बर के तहत। US टैरिफ की वॉलेटिलिटी और रीशोरिंग पॉलिसीज अलग टेंशन देती हैं इन MNCs को। एग्जैक्टली। इसीलिए अब टाइम आ गया है कि एक प्रॉपर नेशनल GCC पॉलिसी फ्रेमवर्क लाया जाए 26-27 के बजट में, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस और टैक्स सेफ हार्बर्स को क्लियर किया जाए ताकि प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहे। सही बात है। तो श्रोताओं, आज के इस UPSC लेवल एडिटोरियल एनालिसिस को अगर क्विक रिकैप करें तो आज हमने देखा कि कैसे US के लॉज और टैरिफ्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और पैक्स सिलिका, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन और टेक इकोनॉमी, ये सब एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और यहाँ श्रोताओं को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस पूरे विश्लेषण का उद्देश्य सभी तथ्यात्मक और अलग-अलग विचारों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना था। हमने किसी भी पॉलिटिकल साइड को चुने बिना जो फैक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस थे, सिर्फ उन्हें ही सामने रखा है। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार करने लायक सवाल। आप इस बारे में सोचिए, जब टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जैसे हमने GCCs और एजेंटिक AI में देखा, लेकिन हमारी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएं जैसे डिलिमिटेशन और विमेंस रिजर्वेशन को आगे बढ़ने में दशकों का समय लगता है। तो क्या आने वाले वक्त में लोकतांत्रिक देश इन दोनों के बीच के इस समय के अंतर को, इस टाइम लैग को पाट पाएंगे? कानून तेज होगा या तकनीक इसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगी? ये सच में एक बेहद गहरा मुद्दा है सोचने के लिए। तो इसी नए सवाल के साथ श्रोताओं को धन्यवाद और अगले विश्लेषण तक के लिए अलविदा। नमस्कार।